नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ श्याम गर्ग। लावण्या फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम का स्टडी किया था। कूलॉम के नियम को पूरा सॉल्व किया था, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे चलकर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ देखते हैं। कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप, कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चूज़ करते हैं। ये हमारा कोई ओरिजिन है ओ, इसे हम मान लेते हैं z एक्सिस, ये हमारा है x एक्सिस और ये सपोज दैट y एक्सिस है। इसके अंदर हमारे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ये है हमारा पॉइंट चार्ज Q1। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं r। तो कूलॉम बल पिछले क्लास में हमने देखा है। कूलॉम बल कितना होता है? F = K Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय r²। यहाँ पर K होता है हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट, इसे हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसे हम कूलॉम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप लिखने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 वो रखे कहाँ हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। तो हमें सबसे पहले उनका स्थिति सदिश पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं हम कि ये R1 पोजीशन वेक्टर है ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं ये हमारा R2 पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O। पोजीशन वेक्टर पता होने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है? हम ये देखते हैं कि Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर इधर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। इसे मैं नाम दे देता हूँ F21। F21 का मतलब Q2 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज के द्वारा लगने वाला बल। इसी प्रकार से Q2 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और इसको हम नाम देंगे F12। Q2 चार्ज के द्वारा Q1 चार्ज के ऊपर लगने वाला बल। तो कूलॉम बल का सदिशीय रूप लिखने से पहले हमने क्या देखा कि Q1 चार्ज का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R1 है। Q2 चार्ज का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R2 है। Q1 और Q2 के स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष तो हमने पता कर लिए। अब हमको इन दोनों के स्थिति सदिश एक दूसरे के सापेक्ष और पता करने हैं। मतलब ये स्थिति सदिश हम कह सकते हैं Q2 का होगा
Q1 के सापेक्ष, ठीक है ना। तो इसे हम एक नाम दे सकते हैं R21। R21 वेक्टर क्या है? Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। तो थोड़ा सा हम 11th क्लास की तरफ चलते हैं, और 11th क्लास में हमने एक टॉपिक देखा था सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 11th क्लास का एक टॉपिक है, वो यहाँ हम एज ए फॉर्मूला इसको अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं R1 प्लस R21 शुड बी इक्वल टू R2 वेक्टर, क्योंकि R1 का जो हेड है वो R21 के टेल से कांटेक्ट में है। जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कांटेक्ट में हो तो उन दोनों का जो सम है वो तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम R21 वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो हमारी बन जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर। R21 वेक्टर क्या है? Q2 चार्ज का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। R2 क्या है? Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष। R1 क्या है? Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ R21 ना लिखते, R12 लिखते, R12 इस डायरेक्शन में होता, और अगर मैं इसको R12 लिखता सपोज दैट, तो ये इक्वेशन हमारा किस प्रकार कन्वर्ट हो जाता? इसे हम फिर लिखते R1 माइनस R2, ठीक है ना। अगर हम R21 लिखते हैं तो इस प्रकार से इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अगर हम R12 लिखते हैं तो इक्वेशन हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। हमको इनके मतलब पता होने चाहिए कि R12 और R21 के मतलब क्या है। R21 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q1। R12 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q2। इसको करने के बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो डायरेक्शन है इसको हम R21 कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो डायरेक्शन है इसे मैं R12 कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखें, Q1 और Q2 के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है? R। लेकिन यहाँ से तो ये सेपरेशन R21 के भी इक्वल दिखाई दे रही है मुझे, R21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल भी दिखाई दे रही है, और ये सेपरेशन मुझे R12 के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल दिखाई दे रही है। तो रिजल्टेंट के रूप में हम कह सकते हैं कि तीनों ही म्यूचुअली इक्वल हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं R भी कह सकता हूँ, मॉड ऑफ R21 वेक्टर भी कह सकता हूँ, और मॉड ऑफ R12 वेक्टर भी बोल सकता हूँ। ये एक हमारा रिलेशन है जो आगे काम आ सकता है। तो सारे रिलेशंस को, सारी ज़रूरी चीज़ों को लिखने के बाद अब हम इस स्थिति में पहुँच चुके हैं, अब हम तैयार हो चुके हैं कि हम अपना कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो सपोज करते हैं हम एक ऐसे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की इमेजिनेशन कर रहे हैं जो कि Q2 चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो कूलॉम फोर्स लग रहा है उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसका सिंबल बन जाएगा F21। Q2 के ऊपर लग रहा है तो 2 पहले आएगा, Q1 अप्लाई कर रहा है तो Q1 बाद में आएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आगे देखें, K को ओपन करके लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है, यहाँ हमने एग्जाम्पल के रूप में
एयर या फ्री स्पेस को या वैक्यूम को मान लिया है, इसलिए इसकी जो परमिटिविटी है वो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखी है। अगर कोई मीडियम होता है इन दोनों के बीच में तो फिर हम यहाँ लेते एप्सिलॉन एम। यहाँ आएगा हमारा Q1 मल्टीप्लाई Q2 एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम इसके सिमिलर ये लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। आने को तो ये भी आ सकता है, लेकिन मैं इसे इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर 2 1 है और यहाँ पर 1 2 है। थोड़ा सा देखने में आँखों को अच्छा नहीं लगेगा। मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर है, लेकिन हम कौन सा लिखेंगे, हम इसे प्रीफर करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर, और यहाँ हम एक लिखेंगे अपना R21 कैप। R21 कैप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स F21 विच इज एक्सर्टिंग ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। F21 की जो डायरेक्शन है वो R21 के अलॉन्ग है, और R21 की जो डायरेक्शन है वो हमको फिगर में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। F21 वेक्टर बन जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R21 का वैल्यू है हमारे पास, इसे भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा R2 माइनस R1 का मोड ऑफ स्क्वायर, एंड R21 कैप को हम लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, इसे हम साइड में यूज कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो सदिश राशि को हमको ऊपर लिखना है और इसके परिमाण को हमें नीचे लिखना है। तो हमारा यहाँ पे इकाई सदिश क्या है, R21 कैप। सदिश क्या है, R21 वेक्टर, और उसका परिमाण कितना है, मॉड ऑफ R21। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसे हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इन दोनों का पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। R21 की वैल्यू कितनी होगी, R2 माइनस R1, और ये वैल्यू यहाँ भी है, इसकी 2 पावर इसकी 1 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, क्योंकि 2 पावर यहाँ से और 1 पावर यहाँ से, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा R21 वेक्टर। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स कौन सा है, कूलॉम फोर्स हमने वो लिखा है जो Q2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है Q1 की वजह से। अगर आप लोग चाहें तो Q1 के ऊपर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखा जाएगा, F12 यहाँ 21 की जगह 12 आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये सिमिलर रहेगा। Q1 मल्टीप्लाई Q2, ये भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये भी सिमिलर रहेंगी। अपॉन में आ जाएगा हमारा R2 माइनस R1 की जगह पे आएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और ये जो वेक्टर है हमारा R21, इसकी जगह हो जाएगा R12 वेक्टर। तो ये हमारा माना जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये भी हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है। ये Q2 चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है, ये Q1 चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है। आप देख सकते हैं दोनों ही फोर्स इक्वल हैं, क्योंकि ये जो पूरी क्वांटिटी है हमारी, ये जितनी भी क्वांटिटी है ये दोनों बराबर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है।
यहाँ पर जो r12 वेक्टर है और यहाँ पर r21 वेक्टर है, तो r21 वेक्टर इधर को है, r12 वेक्टर इधर को है, दोनों ही कैसे हैं, अपोजिट है। तो अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, दोनों फोर्स इक्वल तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों फोर्स कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, कूलॉम बल पूरा करने के बाद अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा, और शुरुआत के लिए सिंपल न्यूमेरिकल लिया है मैंने। धीरे धीरे हम सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद में थोड़े थोड़े टफ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। समान परिमाण के दो आवेश 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। मतलब हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों समान परिमाण के हैं, इसलिए Q मान लिया है। वह एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो फोर्स है हमारा 2 न्यूटन। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन नहीं है, इसलिए मैंने R मान ली है। तो ये क्वेश्चन में ये हमारा बन जाएगा F = K Q1 Q2 अपॉन R²। F की वैल्यू है हमारी 2, तो ये हो जाएगा 2K Q² अपॉन R²। इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर जो बल है वह 18 न्यूटन का हो जाता है। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी कम करेंगे तो बल का मान बढ़ेगा। पहले बल का मान 2 था, इनके बीच की दूरी 0.5 कम कर दी तो बल हमारा कितना हो गया, 18 न्यूटन का। मतलब हमारे दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है पहले r थी, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने 0.5 मीटर कम कर दी, तो ये हमारा हो गया r - 0.5 मीटर। ऐसा करने के बाद जो बल था हमारा पहले 2 न्यूटन का, अब वह बल हमारा 18 न्यूटन का हो गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो R अब हमारा ये माना जाएगा, तो ये हो जाएगा R - 0.5 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा K Q² अपॉन R - 0.5 का स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। हमें आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी तथा आवेशों का परिमाण ज्ञात करना है। मतलब हमें R का मान ज्ञात करना है और हमें Q का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास और इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम 1 में 2 का या 2 में 1 का भाग लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर कितना बन जाएगा, 2 / 18 = K Q² अपॉन R² होल अपॉन K Q² अपॉन R - 0.5 का स्क्वायर। K से K कट गया, Q² से Q² कट गया, 2 से 18 कट गया 9 बार। तो ये बन गया हमारा 1/9 = ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा R - 0.5 का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। इसका हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं। वर्गमूल लेने के बाद कितना बचेगा, 1/3 = ± R - 0.5 अपॉन R। तो इसे सॉल्व करना है। पहले हम प्लस चिन्ह लेकर सॉल्व करते हैं।
तो अगर हम प्लस लेते हैं तो कितना बन जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर तो ये बन जाएगा हमारा 1/3 इक्वल टू R माइनस 0.5 अपॉन R। 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये बन जाएगा हमारा 3R माइनस 1.5। 1 का मल्टीप्लाई R से करेंगे तो बचेगा R को इधर लाएंगे तो ये हो गया हमारा 2R। 1.5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.75 मीटर। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 0.75 मीटर। एक तो हमने निकाल लिया, दूसरा हमें पता करना है कि आवेशों का परिमाण क्या होगा। Q की वैल्यू निकालनी है तो Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम R की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 2 इक्वल टू K की वैल्यू भी पुट कर दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹। Q हमें पता करना है और R की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.75 मीटर। 0.75 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो 0.75 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 डिवाइड बाई 2, 1.5 डिवाइड बाई 2 तो 1.5 का मतलब हो गया 3/2 और ये 2 ऑलरेडी है तो 0.75 को लिखने का तरीका होता है 3/4। तो मैं इसे यहाँ से साफ करके 3/4 ही लिख देता हूँ। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू ये 4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 नीचे रहेगा और ये Q स्क्वायर ऑलरेडी है तो 9 से 9 कैंसिल हो गया और 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 टाइम, ठीक है ना। तो अब हमारा आंसर कितना आया, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा हमारा Q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1 और 8 नीचे और 10⁻⁹ भी नीचे, ठीक है ना। इसमें मैं क्या करता हूँ 10⁻³ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये बन गया 1000/8 इंटू 10⁻12। 1000 में 8 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 125 बार जाएगा, ये पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी तो इसलिए Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 125 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इसका हम स्क्वायर रूट लें अगर तो ये आएगा प्लस माइनस, अगर ये 121 होता तो इसका वर्गमूल 11 आता, 125 है तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो हम 11 पॉइंट कुछ भी कर सकते हैं, 2 ज़्यादा हो सकता है 11.1 कर सकते हैं, 1.5 1.6 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि Q इक्वल टू हो गया हमारा प्लस माइनस 11.18। ये हमारा माइक्रो कूलम हो जाएगा क्योंकि इसके रूट लेंगे तो पावर आधी हो जाएगी, इसलिए इसको हम इतना बोल सकते हैं। और अगर हम ये चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं प्लस माइनस 11.18 माइक्रो कूलम। एक आवेश प्लस का होगा, एक आवेश माइनस का होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़कर आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत आवेश Q को 2 भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके R दूरी पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की स्थिति में Q1 और Q2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास एक
चार्ज है कोई Q और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q1 और Q2। तो इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया। तो एक दूसरे से r दूरी पर रखने के बाद इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, क्योंकि दोनों ही आवेश धनात्मक हैं, तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। तो ये जो प्रतिकर्षण कूलॉम बल है वह अधिकतम होने की स्थिति में Q1 व Q2 का मान कितना होगा? मतलब Q1 और Q2 का मान कितना हो कि ये प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम हो जाए। समझ रहे हो ना? ये जो Q1 और Q2 आवेश हैं इनको हम किस हिसाब से डिवाइड करें, इस Q आवेश को किस हिसाब से डिवाइड करें कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला कूलॉम बल है वो मैक्सिमम हो जाए। तो Q को हमने डिवाइड किया Q1 प्लस Q2 में, ठीक है। बल कौन सा है हमारा? कूलॉम बल है। तो कूलॉम बल का फॉर्मूला है हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो K Q1 Q2 की जगह पर यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी Q माइनस Q1। या तो हम Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं या हम Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ फ़िलहाल Q2 की वैल्यू निकाल रखी है। इस Q2 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा Q माइनस Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा जो बल है इसे हमें मैक्सिमम करना है। ये बल मैक्सिमम होगा तो क्या हो जाएगा? F विल बी इक्वल टू मैक्सिमाइज व्हेन dF अपॉन dQ1 इक्वल टू 0। मतलब F में Q1 के साथ जो चेंज होने की रेट है अगर वो 0 होगी तब जाकर के हमारा जो बल है वो अधिकतम होगा। तो ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का ये जो कंसेप्ट है उच्चिष्ट व निम्निष्ट का, वो हमने यहाँ यूज किया है। F हमारा अधिकतम होगा जब dF अपॉन dQ1 की वैल्यू कैसी हो? 0। तो इस कंडीशन को हम यूज कर लेते हैं, dF अपॉन dQ1 इक्वल टू 0 है हमारा, तो इसे अपन पुट कर दो इसमें, d अपॉन dQ1 ये हो जाएगा अपना K, इसका अंदर मल्टीप्लाई, चलो इसे बाद में कर लेंगे, Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये K कांस्टेंट है, R स्क्वायर भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन इसमें हमको करना है, तो ये बन जाएगा हमारा d अपॉन dQ1 और ये हो गया हमारा Q1 माइनस Q1 इंटू Q माइनस Q1 इक्वल टू 0। तो K और R स्क्वायर तो 0 में चले गए तो 0 हो जाएंगे। इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में कर देंगे। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। Q1 का पहले से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये Q1 है। इस टर्म का जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो Q1 के रेस्पेक्ट में 1 होगा, बचेगा ओनली Q। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2Q1, तो ये हो जाएगा हमारा Q इंटू 1 माइनस 2 इंटू Q1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q/2। Q1 की वैल्यू Q/2 आ गई, तो Q2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी?
अगर हम इस Q1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी Q/2। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम एक पॉइंट चार्ज को दो बराबर भागों में विभक्त करते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला कूलॉम बल है वह अधिकतम होगा। ठीक है ना। तो हमें Q1 और Q2 के मान ज्ञात करने थे, तो Q1 और Q2 के मान कैसे आ गए, Q/2 यानी कि एक आवेश के अगर हम दो बराबर टुकड़े करते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।